डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय दीपक नैन। और आज का जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन हम करने जा रहे हैं वो रहेगा जो आरबीएसई है, राजस्थान बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। वो जो बोर्ड एग्जाम लेता है 10th क्लास के अंदर, और साइंस का जो पेपर रहता है उसका हम पेपर स्कीम है वो देखेंगे। किस टाइप के क्वेश्चन है वो कितने आते हैं, कितने नंबर का पेपर होता है, और उसके बाद उसमें किस किस टाइप के क्वेश्चन है कितने रहेंगे। इसके अलावा ये देखेंगे कि मार्क डिस्ट्रीब्यूशन कैसे रहता है। जो चैप्टर्स हैं साइंस क्लास के अंदर, साइंस सब्जेक्ट में, तो वो किस चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और किस चैप्टर से ये भी देखेंगे कि एमसीक्यू कितने पूछे जाएंगे, या किस चैप्टर से फिल इन द ब्लैंक्स पूछे जाते हैं। तो आज का जो सेशन रहेगा वो राजस्थान बोर्ड से रिलेटेड रहेगा। इसके अलावा साथ में हम सीबीएसई बोर्ड और हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन है, वो किस तरीके से 10th क्लास का जो साइंस का एग्जाम है वो किस तरीके से उसमें क्वेश्चन पैटर्न रहते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे सेपरेट वीडियो में। आज का जो सेशन रहेगा वो आरबीएसई बोर्ड से रिलेटेड रहेगा। स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले जो नोटिफिकेशन आता है ऑफिशियल नोटिफिकेशन बोर्ड का, वहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारा सब्जेक्ट कोड रहता है वो 07 है साइंस का। और ये 24-25 के जो सेशन है उससे रिलेटेड हम डिस्कशन करेंगे। टोटल टाइम आपको मिलता है 3.25 घंटे। और क्वेश्चन पेपर का जो अंक होता है टोटल वो 80 मार्क्स का पेपर आपका होता है। इसके अलावा सेपरेट बोर्ड में सेपरेट मार्क्स के रहते हैं। हरियाणा बोर्ड में 70 मार्क्स का भी क्वेश्चन पेपर है वो देखने को मिलता है। जो आपकी इंटरनल असेसमेंट है वो 20 नंबर की लगती है, स्कूल से ही डिसाइड होती है। और टोटल आपका 100 में से जो मार्कशीट में मार्क्स है वो मिलते हैं। सबसे पहले तो हम जो क्वेश्चन पेपर रहता है बोर्ड का उसमें ये देख लेते हैं कितने क्वेश्चन आपको मिलेंगे और उनके मार्क्स किस तरीके से डिसाइड किए हुए गए होते हैं। तो यदि हम बात करें एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, जो यदि क्वेश्चन नंबरिंग की बात करें तो टोटल आपको 22 क्वेश्चंस मिलते हैं। और क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट होता है वो आपका एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आपके मिलते हैं, जिसके इस क्वेश्चन के 15 पार्ट्स रहते हैं, मतलब 15 एमसीक्यू आपसे पूछे जाते हैं। और हर एक एमसीक्यू 1 मार्क्स का रहेगा। और यहाँ पे टोटल मार्क्स आपको 15 मिलते हैं। और यहाँ पे जो टाइम है आपको जो 3.25 घंटे हमने देखा है वो भी मार्क्स के हिसाब से डिसाइड किया होता है। तो आप पेपर अटेम्प्ट करते टाइम भी आपके माइंड में ये चलना चाहिए कि आपको एमसीक्यू के ऊपर 15 मिनट से ज़्यादा वेस्ट नहीं करनी है। यदि कोई क्वेश्चन अटकता है तो उसको बाद में अटेम्प्ट करना है जो क्वेश्चन आपको आते हैं, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन बड़े जल्दी जल्दी सॉल्व हो सकते हैं यदि आपको आते हैं। यदि एक ही क्वेश्चन पे आप टाइम वेस्ट करते हो सकता है कि आपको ईजी क्वेश्चन जो बाद में है उनके लिए टाइम ना बचे। तो वहाँ पे टाइम मैनेजमेंट के लिए बोर्ड आपको पहले ही बता देता है कि आप इस पोर्शन पे इतना टाइम ही इन्वेस्ट करो, उसके अलावा आप आगे मूव ऑन कर सकते हो। फिल इन द ब्लैंक्स जो क्वेश्चन नंबर सेकंड रहता है आपका, इसके 7 पार्ट रहते हैं, 7 फिल इन द ब्लैंक्स बनेंगे आपके, और 7 मार्क्स के रहते हैं। और यहाँ पे भी आपको 7 मिनट ही मिलती है, मतलब मार्क्स के हिसाब से ही आपको जो टाइम ड्यूरेशन है वो दी गई रहती है। ये जो बीच वाले कॉलम है ये इतने ज़्यादा समझने जरूरी नहीं है। वैसे यदि देखा जाए तो ये परसेंटेज दी हुई है कि यदि हमारे पास टोटल क्वेश्चंस A to Z हम क्वेश्चंस की बात करें टोटल यहाँ पे 51 क्वेश्चन बैठते हैं, लेकिन यदि मेन क्वेश्चंस की बात करें वो 22 ही हैं। मेन क्यों? क्योंकि इनके पार्ट्स के ही जैसे 15 पार्ट्स रहते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के, सेकंड क्वेश्चन के 7 पार्ट्स रहते हैं, और थर्ड क्वेश्चन के 10 पार्ट्स रहते हैं। तो इस तरीके से यदि हम टोटल क्वेश्चन काउंट करें तो कितने हो जाते हैं 32। तो 32 क्वेश्चन आपको एक एक नंबर के मिलते हैं। इसके अलावा बाकी की जो नंबरिंग है वो हमारी जो मेन क्वेश्चन है उसी के हिसाब से ही रहती है। तो यदि 51 क्वेश्चन हम टोटल काउंट करके चलें तो उस हिसाब से जो परसेंटेज ऑफ मार्क्स है एमसीक्यू के लिए वो लगभग कितनी आती है 18.75। ये आपके लिए वैसे समझना ज़्यादा जरूरी नहीं है, ये बीच वाले जो कॉलम है ये नहीं समझने, केवल हमको ये समझना है इस तरीके से हमारे जो क्वेश्चन है वो बने हुए हैं। जैसे थर्ड क्वेश्चन होता है उसके 10 पार्ट्स रहते हैं जो 1 मार्क्स के रहेंगे, और ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, 1 लाइनर क्वेश्चन होते हैं, या फिर कोई वर्ड आपसे पूछा जाता है। इसके अंदर ये भी क्या है कि 1 मार्क्स के रहते हैं। और यहाँ पे आप इनके लिए 20 मिनट का टाइम है वो आपको दिया जाता है, क्योंकि ये कई बारी डिस्क्रिप्टिव थोड़ी सी डेफिनेशन वगैरह है वो आपसे पूछ ली जाती है। इसके अलावा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, यहाँ पे जो हमारी नंबरिंग है वो पार्ट्स में नहीं रहती है। जैसे यहाँ पे 12 क्वेश्चन है तो क्वेश्चन नंबर 4 से क्वेश्चन नंबर 15 तक ये आपकी जो नंबरिंग रहेगी वो 12 क्वेश्चन रहेंगे, वो 2-2 मार्क्स के रहते हैं। और
2 मार्क्स के हिसाब से यहाँ पे आपका टोटल 22 मार्क्स के 2 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे, और इनके लिए आपको जो टाइम दिया जाता है वो 70 मिनट का टाइम रहता है। उसके बाद लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है जो आपके रहेंगे 3 मार्क्स के, और कितने क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 4। और यहाँ पे आपको अच्छी बात ये है कि यहाँ पे हर क्वेश्चन के और में आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, ऑप्शन मिलता है यहाँ पे आपको, या तो आप पहले वाला ऑप्शन करो या दूसरे वाला। और ये आपके क्वेश्चन नंबर 16 से लगभग 19 तक मिलते हैं, 16, 17, 18 एंड 19 ये क्वेश्चन आपको मिलते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि 3 मार्क्स के रहते हैं, और इनके लिए टोटल आपके मार्क्स हो जाते हैं 12, और इनके लिए आपको टाइम मिलता है 48 मिनट्स का, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं थोड़े। उसके बाद ऐसे टाइप क्वेश्चंस रहेंगे तो थोड़े से और डिटेल में को करने होते हैं। ये क्वेश्चन आपके 3 रहते हैं, और यहाँ पे भी आपको ऑप्शन मिलते हैं। तो इससे पहले वाले में आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। एमसीक्यू 15 दिए जाते हैं, 15 ही आपको अटेम्प्ट करने हैं, जो भी 1-1 मार्क्स के हैं, वहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है। 2 मार्क्स में कोई ऑप्शन नहीं है। 3 और 4 मार्क्स के यदि हम बात करें, टोटल 7 क्वेश्चन आपको मिलते हैं, और 7 के और में आपको 7 क्वेश्चन और मिलते हैं, मतलब आप कोई भी क्वेश्चन उनमें से अटेम्प्ट कर सकते हो। और यहाँ पे आपको जो मार्क्स मिलते हैं वो टोटल 12 मार्क्स इनके हो जाते हैं। तो यदि आप टोटल ऐड करते हो तो 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर रहता है। और यदि हम टोटल क्वेश्चन देखते हैं तो वो 51 बैठते हैं, लेकिन क्वेश्चन पेपर में नंबरिंग देखते हैं तो जैसे ये ऐसे टाइप क्वेश्चंस की नंबरिंग रहती है 20, 21 और 22। तो टोटल क्वेश्चन नंबरिंग के हिसाब से देखो तो 22 क्वेश्चंस हैं, लेकिन पार्ट्स को मिला के भी आप टोटल क्वेश्चंस काउंट करोगे तो वो 51 क्वेश्चंस रहते हैं। और टोटल टाइम आपके पास कितना रहता है, लगभग 195 मिनट्स, और इनको हाउस में कैलकुलेट करोगे तो लगभग 3.25 घंटे या फिर 3 घंटे 15 मिनट का टाइम आपको मिलता है। तो ये रहता है आपका माइंड सेट, आपको पता होना चाहिए कि पेपर में क्या क्वेश्चन किस जगह पे मिलता है और वो कितने टाइम का आपको करना है। उसके बाद हम देख लेते हैं हमारे सिलेबस की तरफ, और जो सिलेबस हमारे आरबीएससी ने दिया हुआ है 2025 के लिए वो क्या रहेगा, वो यूनिट्स में डिवाइड किया हुआ है। हमारा सिलेबस है जो साइंस का सिलेबस, इसके अंदर जैसे फर्स्ट यूनिट है ये रहेगी आपकी टोटली केमिस्ट्री से रिलेटेड, जो हम केमिस्ट्री के चैप्टर पढ़ते हैं, फर्स्ट 4 चैप्टर 1 से लेके 4 चैप्टर, उस यूनिट का नाम रहता है केमिकल सब्सटेंस नेचर एंड बिहेवियर, जिसके अंदर हम चैप्टर कौन कौन से हैं वो भी नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। और ये कितने मार्क्स की रहेगी, ये आपके मार्क्स हैं यूनिट वाइज 25 मार्क्स की आपका फर्स्ट यूनिट रहता है। जो केमिस्ट्री बोल सकते हो आप, केमिस्ट्री लगभग 25 मार्क्स की आपसे पूछी जाती है। इसके अलावा वर्ल्ड ऑफ लिविंग जो कि क्या है आपकी बायोलॉजी, और बायोलॉजी भी 25 मार्क्स की पूछी जाती है। इसके अलावा जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिसके अंदर हमारा एक ही चैप्टर आता है अवर एनवायरनमेंट, वो 5 नंबर का होता है, और वो भी बायोलॉजी से रिलेटेड ही रहता है क्योंकि बायोलॉजिकल टर्म्स आती हैं। तो यदि 5-20 में ऐड कर दें तो हम बात कर सकते हैं कि लगभग 30 मार्क्स की आपकी बायोलॉजी रहती है। फर्क इतना है कि ये आपकी कौन सी बायोलॉजी होती है, एनवायरमेंटल बायोलॉजी। के बाद जो नेचुरल फिनोमिना एंड इफेक्ट ऑफ करंट है ये आपकी रहती है फिजिक्स, और फिजिक्स कितने मार्क्स की रहती है, 12 और 13 को यदि हम ऐड करें 25 की। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 25, 25 और 25, 75 की तो आपकी ऊपर वाली बायोलॉजी केमिस्ट्री और फिजिक्स जो प्योर हमने स्ट्रीम देखी है, इसके अलावा 5 यदि हम ऐड कर देते हैं तो 80 मार्क्स की जो आपका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिट वाइज इस तरीके से रहता है। यूनिट के नाम आपसे कई बार वैसे प्रैक्टिकल होती नहीं है आरबीएससी में, कई बार प्रैक्टिकल्स में पूछ ली जाती है कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन इनकी। तो यहाँ पे आप थ्योरी देख सकते हो, जो पेपर लिया जाएगा आपका वो 80 मार्क्स का रहेगा। इंटरनल असेसमेंट 20 मार्क्स जाते हैं स्कूल की तरफ से, और टोटल आपका 100 में से जो रिजल्ट है वो बन के आता है। तो हम देख लेते हैं कौन कौन से जैसे यूनिट हमने अभी डिस्कस की थी। जैसे सबसे पहली यूनिट है वो 25 मार्क्स की है, तो ये मार्क्स किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड हैं पर चैप्टर। जैसे सबसे पहला चैप्टर नंबर फर्स्ट है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, के अंदर हम बेसिक केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, इक्वेशन थोड़ा सा आइडिया भी आगे लेंगे हम। ये आपकी 6 मार्क्स का रहता है, और ये 6 मार्क्स में से भी इनका डिस्ट्रीब्यूशन किस बेस पे रहेगा वो भी हम पर चैप्टर अभी डिस्कस करने जा रहे हैं कि इसमें से एमसीक्यू कितने पूछे जाएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स कितने रहेंगे। उसके बाद एसिड बेस एंड साल्ट्स, ये चैप्टर आपका 7 मार्क्स का पूछा जाता है।
उसके बाद मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ये 5 मार्क्स का रहेगा। और कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ये 7 मार्क्स का रहेगा आपके लिए। उसके बाद हम देख सकते हैं 2 चैप्टर यहाँ पे, एसिड बेस एंड साल्ट एंड कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ये थोड़े से बेनिफिशियल चैप्टर हम बोल सकते हैं। ये दोनों 7-7 मार्क्स के हैं, लगभग 14 मार्क्स के आपके ये 2 चैप्टर रहेंगे, जबकि 11 मार्क्स के हमारा फर्स्ट और थर्ड चैप्टर रहेगा। तो केमिस्ट्री से रिलेटेड आपको जब भी पढ़ते हो तो इन 2 चैप्टर्स की तरफ ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, और लगभग इजी से चैप्टर हैं यदि आप अच्छे से इनको पढ़ते हो। और टोटल जैसे बताया है 25 मार्क्स की आपकी केमिस्ट्री रहती है, और ये रहते हैं चैप्टर्स के नाम। और चैप्टर्स में टॉपिक कौन कौन से हैं इंपॉर्टेंट, वो फर्दर हम देखेंगे। उसके बाद जैसे बायोलॉजी है, बायोलॉजी के अंदर हम पढ़ते हैं मेनली 4 चैप्टर। इसके अलावा जैसे बताया है एक जो एनवायरनमेंट के अंदर होता है वो 5th चैप्टर, भी जब ऐड हो जाता है तो ये टोटल 5 मार्क्स ऐड होके 30 मार्क्स की बायोलॉजी आपकी पेपर में पूछी जाती है। तो लाइव प्रोसेस जो कि थोड़ा लेंथी चैप्टर रहता है, डायग्राम्स बड़े आते हैं इसमें, और ज़्यादातर ऐसे टाइप या फिर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन इसमें से ज़्यादा बनते हैं। और देख भी सकते हो आप 8 मार्क्स की जो लाइव प्रोसेस है सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चैप्टर रहता है ये, और इजी चैप्टर भी है। स्टोरी टाइप है, बायोलॉजी में ज़्यादा टिपिकल चीज़ें नहीं आती हैं, यदि आप उनको स्टोरी टाइप भी याद रखते हो कॉन्सेप्ट को तो आपके अच्छे खासे मार्क्स है वो बन जाते हैं। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिसमें हम नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं प्लांट्स के अंदर, और स्पेशल फाइटो हार्मोन्स पढ़ा जाता है, एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ते हैं एनिमल्स का, ये 6 नंबर की रहती है। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स या फिर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ये रहता है आपका 7 मार्क्स का। और हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, इवोल्यूशन डिलीटेड हो चुका है, हेरिडिटी ही बचा हुआ है हमारे सिलेबस में अभी, तो ये हेरिडिटी छोटा पार्ट रह गया, इसलिए ये केवल 4 मार्क्स का ही चैप्टर रहता है। और इसमें से भी ज़्यादातर ऐसे टाइप क्वेश्चन या फिर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपसे पूछते हैं जो कि मेंडल से रिलेटेड रहेगा, पढ़ेंगे हम, थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट रहेंगे। हम देख सकते हैं जो प्योर बायोलॉजी है वो 25 मार्क्स की रहेगी, जिसमें हमारा सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 7 रहता है, क्योंकि ये दोनों मिलके ही 50 नंबर की आपकी स्कोरिंग करते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट देख लेते हैं नेचुरल फिनोमिना एंड इफेक्ट ऑफ करंट, ये दोनों यूनिट किसके अंदर आती हैं, फिजिक्स के अंदर। और फिजिक्स में यदि हम देखें चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन 8 मार्क्स का रहेगा आपका, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट्स, ये यदि फिजिक्स में देखें सबसे बेनिफिशियल चैप्टर है। ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, ये लगभग बायोलॉजी से रिलेटेड यहाँ पे टर्म्स आती हैं कुछ, तो ह्यूमन आई से रिलेटेड ये 4 मार्क्स का ही रहेगा। तो सबसे लोएस्ट स्कोरिंग यदि हमने चैप्टर्स की देखी है, एक हेरिडिटी वाला चैप्टर देखा था और एक ह्यूमन आई वाला चैप्टर देखा, ये छोटे चैप्टर पढ़ते हैं, दोनों चैप्टर मिलके 8 मार्क्स के ही आते हैं। इसके अलावा तो हमने देखा है 2 चैप्टर ऐसे हैं, जैसे लाइव प्रोसेस वाला अकेला ही 8 मार्क्स का आता है, और एक ये 8 मार्क्स का लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन आता है। हम कई बार कुछ चैप्टर्स को ज़्यादा ही पढ़ते रहते हैं, आते वो कम मार्क्स के हैं, यहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा कि किन चैप्टर्स पे आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो टोटल यदि यहाँ पे देखें हम 12 मार्क्स की ये यूनिट हो जाती है। उसके बाद जो 4th यूनिट है इफेक्ट ऑफ करंट में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है वो 7 मार्क्स का रहेगा। और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये भी थ्योरेटिकल सा चैप्टर है, और इसके अंदर से 6 मार्क्स का आपसे पूछा जाता है। तो यहाँ भी हम बात करें 15 मार्क्स के 2 चैप्टर बनते हैं, जिन पे आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। उसके बाद जो नेचुरल रिसोर्सेज है ये 5 मार्क्स का रहेगा। अवर एनवायरनमेंट ही एक चैप्टर बचा हुआ है इसके अंदर, पहले हालांकि और भी चैप्टर रहते थे लेकिन वो डिलीट हो चुके हैं। तो 5 मार्क्स की बायोलॉजी ये, और 25 की वो जो हमने प्योर बायोलॉजी देखी है, ये एनवायरमेंटल बायोलॉजी है। तो लगभग 30 मार्क्स की बायोलॉजी आपकी यहाँ से कवर होती है। तो यहाँ पे मैंने कुछ चैप्टर जो यूनिक बताए हैं, जो ज़्यादा मार्क्स के आते हैं, उन पे आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अब ये देख लेते हैं हम कि हमारे जो चैप्टर्स हैं उनके अंदर किस तरीके से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है। जैसे पढ़ा था हमने फर्स्ट चैप्टर 6 मार्क्स का आता है, तो इसमें से एमसीक्यू कैसे आता है, इस टेबल से हर चैप्टर की आपको एक टेबल मिलेगी, और उससे आपको आइडिया लग जाना है कि इससे क्या आपको थोड़ा सा पढ़ने की जरूरत है। जैसे किसी चैप्टर में, जैसे इसके अंदर फिल इन द ब्लैंक्स और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन नहीं आएंगे, ना इसमें ऐसे टाइप क्वेश्चन बनते हैं, 4 मार्क्स के क्वेश्चन नहीं बनेंगे। एमसीक्यू आपको पता है 1 मार्क्स का रहेगा, फिल इन द ब्लैंक्स 1 मार्क्स का, ये भी 1 मार्क्स का, वेरी शॉर्ट 2 मार्क्स का रहता है, लॉन्ग आंसर टाइप 3 मार्क्स का, और ये 4 मार्क्स का।
तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स तक ही मिलते हैं पेपर के अंदर। तो टोटल ये 6 मार्क्स का आपका ये चैप्टर से रहेगा। इसमें क्या आएगा, एक तो एमसीक्यू बन सकता है इस चैप्टर से, और क्या बनेंगे, वेरी ये शॉर्ट एंड शॉर्ट टाइप क्वेश्चन बनेंगे जो 2 से 3 लाइन में आपको डिस्क्राइब करने पड़ सकते हैं। 2 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से, लॉन्ग आंसर टाइप है वो 3 मार्क्स का बनता है। तो टोटल 3 मार्क्स का ये चैप्टर आपको मिलता है। और इसमें टॉपिक क्या रहते हैं, हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, टाइप ऑफ रिएक्शंस। इसके अलावा डेफिनेशन पढ़ते हैं केमिकल रिएक्शन की, केमिकल रिएक्शन क्या होती है, और टाइप्स ऑफ रिएक्शन में जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, इसके अलावा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जो मैं वर्ड या टॉपिक्स लिख रहा हूँ वो बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और उस पर आपको ध्यान रखना है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये 4 रिएक्शन तो इसमें अलग से दी हुई है मेनली। और इसके अलावा एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, और इसके अलावा एक्जोथर्मिक रिएक्शन, ये भी अलग से यहाँ पे डेफिनेशन पूछ ली जाती है। इसके अलावा यहाँ पे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, इसका भी जिक्र किया हुआ है। और एक टाइप की रिएक्शन और होती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और लास्ट में 2 अलग टाइप की रिएक्शन भी यहाँ पे मिलती हैं हमको, वो कौन कौन सी हैं, वो है ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, और दोनों को मिला के बोला जाता है रेडोक्स रिएक्शन, रेडोक्स रिएक्शन। और 2 टर्म्स आपसे इसमें से पूछी जाती हैं, एक होता है कोरोजन एंड रेंसिडिटी। ये कुछ टर्म्स हैं जो इस चैप्टर से बनती हैं, इनके एग्जाम्पल भी आपको कम से कम एक एक याद रखना पड़ता है। जैसे लॉन्ग आंसर टाइप में आपसे पूछा हुआ है तो इसमें कई बार पार्ट्स में आता है क्वेश्चन, जरूरी नहीं कि कोई लेंथी क्वेश्चन आपसे पूछेगा। लेंथी पूछेगा तो टाइप ऑफ रिएक्शन पूछ लेगा, तो इसमें आपने 4 रिएक्शन के टाइप है वो एक्सप्लेन करके डेफिनेशन लिख के और उसका एक एग्जाम्पल दे देना है। लेकिन ज़्यादातर कंडीशन में ये पार्ट्स में पूछता है। इसके अलावा इसमें एक इंपॉर्टेंट आ जाता है केमिकल इक्वेशन, ये तो रिएक्शन है। इसके अलावा जैसे चैप्टर का नाम ही है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, तो इसके अंदर इक्वेशंस भी आती हैं और इक्वेशंस को बैलेंस करना भी इसमें आपसे कहा जाता है। बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन भी यहाँ से कुछ एक रिएक्शन दे देगा, आपको बैलेंस करना आना चाहिए। 1 नंबर के क्वेश्चन ये बनते हैं यहाँ पे। तो इसी के भी आपके पार्ट्स में क्वेश्चन बन सकते हैं, जरूरी नहीं कि लेंथी क्वेश्चन होगा। केमिस्ट्री से और फिजिक्स से ज़्यादातर आपसे पार्ट्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन को 2 हिस्सों में तोड़ दिया, एक 2 मार्क्स का हो गया, एक 3 मार्क्स का हो गया, एक 1 मार्क्स का हो गया। इस तरीके से यहाँ पे आपको जो याद रखना है, थोड़ा सा ध्यान रखना है कि किस चैप्टर में आपके पास क्या रहेगा, एमसीक्यू किससे रहेंगे या फिल इन द ब्लैंक्स किससे रहेंगे। और ज़्यादातर जो हमने ध्यान रखना है, जिस चैप्टर से आपको ऐसे टाइप नहीं पूछा हुआ तो उस पर आपको बड़े क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके बाद हम जो नेक्स्ट चैप्टर है एसिड, बेस एंड साल्ट, इस चैप्टर से रिलेटेड आपको क्या ध्यान रखना है, इनकी डेफिनेशन और एसिड बेस से रिलेटेड कुछ रिएक्शंस दी हुई हैं कि एसिड मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करती हैं, बेस हैं जो वो कैसे रिएक्शन करते हैं मेटल्स के साथ। इसके अलावा मेटल मेटल कार्बोनेट के साथ कैसे रिएक्शन होती है एसिड बेस की, एसिड और बेस को जब आपस में मिलाया जाता है तो कौन सी रिएक्शन होती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में भी जिक्र किया हुआ है। और इसके अलावा यहाँ पे आपसे ये भी पूछा हुआ है कुछ टर्म्स में, एसिड और बेस को वाटर में मिलाते टाइम क्या बातें ध्यान रखनी है, इन दोनों में क्या क्या चीज़ें कॉमन होती हैं, कौन कौन से हमारे इंडिकेटर्स होते हैं, इंडिकेटर्स जो कि बताते हैं कि एसिड बेस इस चीज़ के तरीके से क्या कैसा बिहेवियर वो शो करते हैं। इसके अलावा इसमें आपको साल्ट के बारे में अच्छा खासा पढ़ने को मिलता है, टाइप्स ऑफ साल्ट, और टाइप्स ऑफ साल्ट में एसिडिक साल्ट, बेसिक साल्ट, न्यूट्रल साल्ट, सिंपल डेफिनेशन भी आती हैं। इसके अलावा कुछ साल्ट दिए हुए हैं, एग्जाम्पल दिए हुए हैं साल्ट के, जिनके बारे में डिटेल भी दी हुई है। जैसे एक ब्लीचिंग पाउडर है, ब्लीचिंग पाउडर, इसके अलावा वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, और पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये कुछ साल्ट हैं इस चैप्टर के अंदर दिए हुए हैं जिनसे कि आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। और यदि आप इसका आइडिया लो, एमसीक्यू आएगा इसमें से एक, फिल इन द ब्लैंक से एक पूछा जाता है आपसे, और वेरी शॉर्ट
आंसर टाइप क्वेश्चन भी एक बनता है, और ऐसे टाइप क्वेश्चन जो बनता है वो आपका साल्ट से रिलेटेड भी बन सकता है, एसिड बेस के बीच में डिफरेंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा कुछ टर्म आपसे पूछी जाती है, जैसे पीएच क्या होता है, और पीएच का हमारी एवरीडे लाइफ में इम्पोर्टेंस क्या है। इसके भी कुछ आपसे पैसेज वगैरह दिए हुए हैं, वहाँ से भी क्वेश्चन है, को डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन बन सकता है, जैसे 4-5 यहाँ पे एप्लीकेशन या फिर इम्पोर्टेंस है जो एसिड बेस की वो दी हुई है। तो इस चैप्टर का आपको एक ओवरव्यू दिया है कि इसमें आपको किस चीज़ से रिलेटेड, क्योंकि इसमें देख सकते हो आप शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन नहीं आएंगे, ना इसमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा, मतलब 4 नंबर का क्वेश्चन आता है और एक एक नंबर के क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर देख लेते हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो इसमें आपको मेटल्स की प्रॉपर्टी याद रखनी है, नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी याद रखनी है। इसके अलावा मेटलॉइड क्या होते हैं वो पता होना चाहिए, ये बड़े बेसिक से हैं क्योंकि ये 8th क्लास में भी आते हैं। इसके अलावा मेटल्स रिएक्शन कैसे करती हैं, केमिकल प्रॉपर्टी, ये क्या थी, फिजिकल प्रॉपर्टी थी लगभग, और यहाँ पे क्या रहता है ज़्यादातर केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल रिएक्शन कैसे शो करती हैं, एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करती हैं, बेस के साथ कैसे रिएक्ट करती हैं, वाटर के साथ कैसे रिएक्शन है, ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्शन करती हैं, CO2 वगैरह के साथ कैसे रिएक्शन होता है, इस प्रकार से वो साल्ट बनाती हैं। तो ऐसी कुछ रिएक्शंस आपसे 1 मार्क्स में पूछी जाती हैं। यहाँ पे देख सकते हो आप, ज़्यादातर छोटे क्वेश्चन ही यहाँ पे बने हुए हैं, लॉन्ग आंसर टाइप या फिर ऐसे टाइप क्वेश्चन यहाँ पे नहीं बनेंगे कि 5 नंबर का चैप्टर है और एक एक नंबर के क्वेश्चन ही ज़्यादा बनेंगे, रिएक्शन से ही क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। इसके अलावा इसी चैप्टर में आपको और क्या मिलता है, रिएक्शन मेटल एंड नॉन मेटल किस तरीके से कंपाउंड बनाती है, वो भी आपको इस चैप्टर के अंदर पढ़ने को मिलता है, रिएक्शंस ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो एक एक नंबर या दो दो नंबर के मिलते हैं, एक्सट्रैक्शन, मेटल को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, अर्थ में से कैसे निकालते हैं, के लिए आपको कुछ टर्म्स आती हैं, मिनरल्स क्या है, ओरेज क्या है, गैंग क्या है, गैंग या गैंग्यू क्या होते हैं। इसके अलावा में आ जाती हैं आपकी कैल्सिनेशन रिएक्शन किसको बोलते हैं, रोस्टिंग किसको बोलते हैं, रिफाइनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन, रिडक्शन कैसे होता है। ये प्रोसेस जितनी भी मैंने लिखी हैं ये आपकी एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल से रिलेटेड आती हैं। इसके अलावा कोरोजन, मैंने फर्स्ट चैप्टर के अंदर भी कुछ डेफिनेशन और कुछ उसकी नुकसान बताए गए हैं, लेकिन यहाँ पे कोरोजन में अलग अलग मेटल के, जैसे आयरन का कोरोजन को रस्टिंग बोलते हैं, कॉपर में कोरोजन कैसे होता है, सिल्वर में कैसे, एक दो एग्जाम्पल दिए हुए हैं। और प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, कोरोजन से कैसे कैसे बचाव किया जा सकता है, एक वर्ड एक डेफिनेशन आपसे पूछी जाती है, गैल्वेनाइजेशन क्या होता है। इसके अलावा एक एनोडाइजिंग प्रोसेस वो क्या होती है। तो इस टाइप के कुछ टर्म्स आपसे पूछी जा सकती हैं, क्योंकि ज़्यादातर इसमें छोटे क्वेश्चन ही बनेंगे। 10th क्वेश्चन यदि बनता होता तो हम बात कर सकते कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल डिटेल में पूछ सकते थे आपसे, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चंस या फिर डेफिनेशंस और एग्जाम्पल ही यहाँ पे बनेंगे। उसके बाद कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर रहता है। और ये क्या चीज़ होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आप 11th क्लास में पढ़ना शुरू कर, तो इसके अलावा जो हमने प्रीवियस चैप्टर थे वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड देखे थे। अब इसमें कार्बन से रिलेटेड जितने भी कंपाउंड होते हैं, इसमें कार्बन की हम पढ़ते हैं 2 प्रॉपर्टीज, 2 प्रॉपर्टीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जिसकी वजह से कार्बन बहुत ज़्यादा कंपाउंड बनाता है। एक प्रॉपर्टी क्या है, कैटानेशन पावर। जो टर्म्स आपको बताई जा रही है इन पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है, और इसके अलावा हो सकता है कुछ टर्म छूट भी जाएं तो उनसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जरूरी नहीं इन्हीं पे आप फोकस रखो, कैटानेशन। और लेकिन ज़्यादातर टर्म्स जो याद हैं वही आपसे रिलेटेड इम्पोर्टेंट, आपसे मतलब इम्पोर्टेंट नहीं की, और कैटानेशन और इसके अलावा एक प्रॉपर्टी रहती है टेट्रा वैलेंसी। ये 2 प्रॉपर्टी कार्बन की रहती हैं बड़ी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा एल्केन, एल्कीन, एल्काइन क्या होते हैं वो आपसे पूछे जाते हैं, इनके फॉर्मूले क्या रहेंगे। इसके अलावा नोमेनक्लेचर, कार्बन की नोमेनक्लेचर तरीके से कार्बन के कंपाउंड्स के नाम लिखे जाते हैं। और यदि यहाँ पे हम पहले इसके क्वेश्चन देख लें, MCQ बन सकते हैं यहाँ से। स्ट्रक्चर्स आपसे पूछी जा सकती है, स्ट्रक्चर
H4 की स्ट्रक्चर बनाओ, बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाओ, सल्फर की S8 की स्ट्रक्चर आपसे पूछी जा सकती है। तो यहाँ पे वेरी शॉर्ट आंसर आते हैं 2 और एक एक नंबर के होते हैं, तो टोटल 2 मार्क्स के वो आते हैं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी 2 होते हैं। तो जो लेंथी क्वेश्चन है वो यहाँ पे नहीं बनेंगे। छोटे टॉपिक्स की तरफ आपको ज़्यादा इस चैप्टर में अप्रोच करने की ज़रूरत है। और इसके अलावा इसमें क्या मिलता है आपको, लास्ट सी में कुछ टर्म्स आपसे दिए हुए हैं, जैसे इथेनॉल की प्रॉपर्टी बताओ और इथेनोइक एसिड, और इन दोनों की रिएक्शन होती है तो उसको हम एस्ट्रीफिकेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। रिलेटेड भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। सोप एंड डिटर्जेंट क्या होते हैं, और क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप, सोप का क्लीनिंग एक्शन। हालांकि ये बड़ा क्वेश्चन बन जाता है, कि आपसे 2 मार्क्स में हो सकता है पूछा जाए, शॉर्ट में आपको लिखना आना चाहिए इसके बारे में। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कार्बन से रिलेटेड नोमेनक्लेचर इंपॉर्टेंट है, उसकी स्ट्रक्चर्स इंपॉर्टेंट रहती हैं। इसके अलावा कुछ फंक्शनल ग्रुप भी आते हैं। फंक्शनल ग्रुप जैसे एल्कोहल, एल्कोहल का OH होता है, CHO एल्डिहाइड होता है, C डबल बॉन्ड O कीटोन। तो ये भी आपको हो सकता है नोमेनक्लेचर में क्वेश्चन बन जाए, इनके नाम लिखो। जरूरी नहीं कि आपको एक ही क्वेश्चन 2 नंबर का ही पूछा जाएगा, ये पार्ट्स करके भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारी बायोलॉजी, यहाँ पे शुरू हो जाती है। केमिस्ट्री के चैप्टर हमने देख लिए हैं। टाइप प्रोसेस जो कि 8 मार्क्स का रहता है, और इसमें से लेंथी क्वेश्चन बनने के ज़्यादा चांसेस है। जैसे ऐसे टाइप क्वेश्चन बनता है, और ऐसे टाइप क्वेश्चन किससे बन सकता है, डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम आपसे पूछ सकते हैं, एक्सप्लेनेशन पूछ सकते हैं, एक्सक्रीशन पूछा जा सकता है, हार्ट का डायग्राम आपसे पूछ सकते हैं, या हार्ट की मैकेनिज्म वर्किंग, और किस में आता है ये, सर्कुलेटरी सिस्टम में। इसके अलावा रेस्पिरेटरी सिस्टम से भी क्वेश्चन बन सकता है। और इसके अलावा फोटोसिंथेसिस, प्लांट्स की बात करें तो फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड बन सकता है। एक्सक्रीशन कैसे होता है प्लांट में, छोटा क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। और एक ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। तो ये जो बड़े टॉपिक्स हैं ये आपको ऐसे टाइप में मिल सकते हैं। और MCQ इसमें से एक मिलेगा, फिल इन द ब्लैंक्स मिल सकता है एक, और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन वो मिल सकता है। टोटल 8 मार्क्स का ये चैप्टर आपका रहता है। तो मैंने टॉपिक हालांकि बता ही दिया आपसे, लेकिन इसमें आपको ज़्यादा फोकस करना है डायग्राम्स पे। डायग्राम्स यदि आपके अच्छे हैं तभी ये चैप्टर आपका स्कोरिंग रहेगा। यदि डायग्राम अच्छे हैं तो आपकी थ्योरी हो सकता है ना पढ़ी जाए, लेकिन आप थ्योरी में पैसेजेस पे पैसेजेस लिख रहे हो, कोई उसके अंदर नोट्स नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर बायोलॉजी के अंदर थ्योरी ज़्यादा आती है, तो थ्योरी को आपको पॉइंट्स में, हेडिंग्स में और सब हेडिंग्स में आपको एक्सप्लेन करना होता है। पैराग्राफ से बचना होता है और डायग्राम्स पे फोकस करना होता है। 2 नंबर का क्वेश्चन भी हो, उसमें भी कोशिश करो उससे मिलता जुलता, जो भी क्वेश्चन में पूछा हुआ है उससे मिलता जुलता थोड़ा रफ डायग्राम हो, चाहे रिप्रेजेंटेशन हो सिंपल, कोई ग्राफ हो, कोई रिएक्शन हो, वो भी आप यहाँ पे बता सकते हो। ये मतलब एक हिसाब से आपका इतना ज़्यादा आप इसमें एग्जिबिट कर पाते हो, रिप्रेजेंट कर पाते हो, वो आपको स्कोरिंग रहता है। तो इसमें जो टॉपिक्स हैं वो मैंने बता दिए, और डिटेल हालांकि इन टॉपिक्स की रहती हैं, इनके बहुत सारे पार्ट्स रहते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम में लंग्स के क्या कुछ के अंदर एलोलाई होती हैं, वो क्या करती हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम में किडनी, के अलावा नेफ्रॉन, नेफ्रॉन का अलग से क्वेश्चन बन सकता है। हार्ट का मैंने बताया है। ब्लड प्रेशर क्या होता है, ब्लड वेसल्स के बीच में डिफरेंस पूछे जा सकते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टमक से रिलेटेड पूछ सकते हैं, इंटेस्टाइन से रिलेटेड, और डाइजेशन कैसे होता है, कौन कौन से एंजाइम है वो बेनिफिशियल हैं डाइजेशन के लिए। क्वेश्चन तो इन टॉपिक से बन सकते हैं। मेनली जो टॉपिक हैं वो लगभग 7 से 8 टॉपिक रहते हैं इस चैप्टर में, जिनमें से क्वेश्चन बन सकते हैं। और जो आपको ओवरव्यू मैंने दे दिया है कि इसमें से लेंथी क्वेश्चन या ऐसे टाइप क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट रहेगा चैप्टर नंबर 6, और जो रहेगा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये चैप्टर आपका 6 मार्क्स का रहेगा, और इसमें से MCQ आएंगे 2, के अलावा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बन सकता है एक। तो 3 मार्क्स का रहेगा, जो कि आपका नर्वस सिस्टम से रिलेटेड बन सकता है। नर्वस सिस्टम मतलब ब्रेन से रिलेटेड पूछ सकता है। ब्रेन का डायग्राम बनाओ और ब्रेन के फंक्शन बताओ, के पार्ट से एक्सप्लेन करो। इसके अलावा एंडोक्राइन सिस्टम में आपसे ग्लैंड्स पूछी जा सकती हैं, ह्यूमन के अंदर कौन कौन सी ग्लैंड हैं। इसके अलावा आपसे फाइटो हार्मोन्स पूछे जा सकते हैं, फाइटो हार्मोन्स। इसके अलावा न्यूरॉन का डायग्राम भी आता है।
एक होता है नेफ्रॉन जो हमने अभी डिस्कस किया है, वो किडनी में आता है, और न्यूरॉन कन्फ्यूजन रहता है इन दोनों के बीच में। तो एक नेफ्रॉन पढ़ा है हमने, वो किडनी में आएगा, और न्यूरॉन है वो ब्रेन की सेल होती है। 9th में भी इसके बारे में हम पढ़ते हैं। यहाँ से एमसीक्यू बनते हैं दो। इसके अलावा लॉन्ग आंसर टाइप में प्लांट से रिलेटेड फाइटो हार्मोन्स मिल सकता है, और प्लांट के अंदर कुछ मूवमेंट्स होती हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक मूवमेंट्स। ट्रॉपिक मूवमेंट्स। और वहाँ पे कुछ एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि बताओ कि किस तरीके से जो प्लांट है वो हाइड्रोट्रोपिज्म शो करता है। इस टाइप का लॉन्ग आंसर टाइप एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है वो एक ही बनता है इस चैप्टर से। टॉपिक मैंने बता दिए हैं, नर्वस सिस्टम आता है, ब्रेन ही ज़्यादा डिटेल में है। इसके अलावा स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड आपको रिफ्लेक्स एक्शन भी 3 मार्क का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि मैकेनिज्म कैसे होता है, किस तरीके से रिफ्लेक्स एक्शन है वो कंट्रोल होती हैं। कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चन हैं, डिफरेंसेस हैं, उसमें भी दिए होते हैं, वहाँ से भी उठा के आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। उसके बाद है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। इस चैप्टर में से आपका 7 मार्क्स की जो क्वेश्चन है वो रहेगा, और इसके अंदर जो पार्ट्स हैं, मेन मेन पार्ट्स, वो मैं बता देता हूँ। और ये भी चैप्टर जैसे मैंने बताया है, जो लाइव प्रोसेस, ऐसे कि आपको डायग्राम्स पे ज़्यादा फोकस करना है इस चैप्टर में। और इसके अलावा जो टॉपिक्स हैं, टॉपिक्स कौन कौन से हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड इट्स टाइप्स, ये आपका क्वेश्चन है। हो सकता है इसमें से छोटे क्वेश्चन ज़्यादा बने, देखो लेंथी क्वेश्चन इसमें से नहीं आएंगे, इसमें से 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन बनेंगे, और एक एक के ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। कोई डेफिनेशन पूछी जा सकती है। इसके अलावा जैसे डेफिनेशन में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, लगभग 6 टाइप्स हम पढ़ते हैं। इसके अलावा इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, प्लांट्स में फ्लावर का डायग्राम आपसे पूछा जा सकता है, और फ्लावर के अंदर ये पूछा जा सकता है मेल पार्ट का डिस्क्रिप्शन पूछ सकते हैं। छोटे क्वेश्चन ज़्यादा, स्टेमन क्या है, टिल क्या है, ओवरी क्या है, डबल फर्टिलाइजेशन क्या है, ऐसी कुछ क्वेश्चंस हैं आपसे 2 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स टाइप में क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके अलावा ह्यूमन रिप्रोडक्शन है, में आपसे छोटे क्वेश्चन से ही बनेंगे जिस तरीके से हम मार्क डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं। उसके बाद फोर्थ है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ जिसके अंदर आपसे बर्थ कंट्रोल मेथड्स या फिर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड या मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन भी पूछा जा सकता है। तो ये टॉपिक्स ही इसमें, ये चैप्टर ही 4 पार्ट्स में डिवाइड है, और इसमें इनमें से इनके पार्ट्स में से आपके क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं हम हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, और इसमें हेरिडिटी ही पार्ट है वो बचा हुआ है, इवोल्यूशन डिलीट हो चुका है। तो हेरिडिटी में आपसे कुछ एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशंस, वेरिएशन किस तरीके से इकट्ठी होती हैं, एक प्रकार की हेरिडिटी से रिलेटेड ही हमको जर्नल कॉन्सेप्ट पढ़ना है। इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही वेरिएशंस आती हैं, और हेरिडिटी में आपको पढ़ना है मेंडल के बारे में। और यहाँ पे देख सकते हो आप, एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बन सकता है। इसमें मेंडल ने 2 टाइप के एक्सपेरिमेंट किए थे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डाईहाइब्रिड क्रॉस। तो ये क्रॉस आपसे पूछे जा सकते हैं, या फिर कोई भी कंडीशन दी जा सकती है इन क्रॉस के बेस पे। इसके अलावा ब्लड ग्रुप का भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ब्लड ग्रुप किस तरीके से वेरी करते हैं, और ये ब्लड ग्रुप वाला क्वेश्चन ज़्यादातर ऐसे तो एमसीक्यू टाइप में ही पूछा जाएगा, कोई कंडीशन दे देगा और उसमें ब्लड ग्रुप पूछ लेगा। इसके अलावा 3 मार्क्स तो यदि क्वेश्चन बन सकते हैं, तो ये मोनोहाइब्रिड या डाईहाइब्रिड क्रॉस दे देगा आपको, तो जो कैपिटल वाई कैपिटल आर किस तरीके से क्रॉस करता है, स्मॉल वाई स्मॉल आर। ठीक है, ऐसे ही पूछ सकता है मेंडल के लॉ, मेंडल्स लॉ। और मेंडल ने 3 लॉ दिए थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये लॉ भी आपसे एक्सप्लेन करना पूछ सकता है, इनको एक्सप्लेन करो। कई बार एक सिंगल लॉ भी आपसे पूछ सकता है। इन टॉपिक्स, ये चैप्टर है भी बहुत छोटा ही, और इसमें मेंडल के बारे में पढ़ते हैं तो ये चैप्टर इतना ही है लगभग। ये हेरिडिटी से रिलेटेड तो 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, ज़्यादा मेंडल से ही बनते हैं। इसके अलावा आ गई है हमारी अब फिजिक्स, और फिजिक्स के अंदर जो चैप्टर फर्स्ट है फिजिक्स का, यदि देखें हम, वैसे चैप्टर नंबर 9 आ जाता है। ये रहेगा 8 मार्क्स का फिजिक्स
हिसाब से इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और इसके अंदर ज़्यादातर क्या रहते हैं, डायग्राम्स। और डायग्राम्स कौन से, बायो वाला डायग्राम नहीं, के अंदर आते हैं मिरर से इमेज कैसे बनती है, इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर एंड इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस। लेंस कैसे, और इसमें कंडीशंस आती हैं, जैसे इसमें कनकेव मिरर के द्वारा कैसी इमेजेस बनती हैं, कनकेव की 6 कंडीशन दी हुई हैं, ऐसे ही कन्वेक्स मिरर की 2 कंडीशन हैं। लेंस में देखें तो कन्वेक्स लेंस की 6 कंडीशन दी हुई हैं और कनकेव लेंस की 2 कंडीशन दी हुई हैं। यदि हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, इमेज कहाँ बनेगी, इस तरीके से आपको रे डायग्राम बनाने होते हैं। और यहाँ से आपका न्यूमेरिकल आने के भी चांसेस रहते हैं, न्यूमेरिकल के भी। और ये न्यूमेरिकल्स आपके 2 मार्क्स से ज़्यादा बड़े न्यूमेरिकल आपसे नहीं पूछे जाएंगे, इतना इसमें ध्यान रखना हमने। इसके अलावा एक एक नंबर के क्वेश्चन ज़्यादा बने हुए हैं, एक एक नंबर के क्वेश्चन छोटे न्यूमेरिकल्स से बनेंगे, जिसमें हम पढ़ते हैं मिरर फॉर्मूले से रिलेटेड या फिर लेंस फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन, फिर सीधे फॉर्मूले भी पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपके पे देखे जा सकते हैं। फिर कोई डेफिनेशन आपसे पूछ सकता है, रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन बताओ। इसके अलावा रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन क्या है, क्योंकि इसमें वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं, तो ये डेफिनेशंस भी आपको ध्यान रखना है। ओवरव्यू आपको चैप्टर का बताया जा रहा है, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि किस चैप्टर में आपको किस बड़े पोर्शन पे या छोटे पोर्शन पे ध्यान देना है, वो यहाँ से आप समझ सकते हो। के बाद चैप्टर नंबर 10 है, ये फिजिक्स का सेकंड चैप्टर रहेगा, और में ह्यूमन आई का डायग्राम आपसे पूछा जा सकता है, एक्सप्लेनेशन पूछी जा सकती है, दी हुई है। हालांकि यहाँ पे थोड़ा सा ये रहता है कि ह्यूमन आई वैसे तो बायोलॉजी का पार्ट है, लेकिन दिया ये फिजिक्स में गया है। इसके अलावा यहाँ पे डिफेक्ट्स पूछे जा सकते हैं, 3 टाइप के डिफेक्ट हम पढ़ते हैं, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया एंड कैटरेक्ट। ज़्यादातर ये 2 ज़्यादा पूछे जाते हैं कि ये क्या होता है और इसके लिए कौन सा लेंस हम यूज करते हैं, क्या क्या कंडीशन होती हैं इसके लिए। तो ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की बता रहा हूँ मैं, यहाँ से बन सकते हैं आपके। इसके अलावा इसके अंदर प्रिज्म का डायग्राम, और प्रिज्म किस तरीके से रिफ्रैक्शन शो करता है, रिफ्रैक्शन, एक रिफ्रैक्शन से रिलेटेड दिया हुआ है और एक डिस्पर्जन से रिलेटेड दिया हुआ है। डिस्पर्जन में तो ये 7 कलर बनाता है, और एक रिफ्रैक्शन, यहाँ पे कंफ्यूजन में आप क्वेश्चन गलत मत करके आना। प्रिज्म में यदि रिफ्रैक्शन आपसे पूछा जाए तो जैसे एक डायग्राम दिया हुआ है हमारे एक प्रिज्म, और प्रिज्म में से जब रे पास होती है तो वो किस तरीके से बैंड होकर कैसे जाती है। तो यहाँ पे कुछ एंगल आई, एंगल क्या है, एंगल आर, तो काफ़ी कुछ एंगल और रे दी हुई है। इसके अलावा रिफ्लेक्स इसमें डिस्पर्जन में हम क्या पढ़ते हैं, एक रे आई है और वो क्या हो गई, 7 कलर्स में इस तरीके से डिवाइड हो जाती है, वो होता है डिस्पर्जन में, जो कि रेनबो एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं। इसके अलावा इसमें कैटरिंग ऑफ लाइट से भी क्वेश्चन हैं, वो बन सकते हैं, कैटरिंग ऑफ लाइट। और ये ज़्यादातर जितना लेंथी चैप्टर है नहीं है, इसमें आपने फोकस करना तो बड़े क्वेश्चंस की तरफ ज़्यादा फोकस करने की जरूरत, तो 3 नंबर का बन सकता है। जैसे ये मैंने बताया, ह्यूमन हाई, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनने के चांस है, बाकी वो तो छोटे क्वेश्चन ही आपके बन सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर देख लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है फिजिक्स का। और इसके अंदर यदि हम देखें, एमसीक्यू आएंगे 2, और यहाँ पे न्यूमेरिकल बेस्ड एमसीक्यू आपको मिल सकते हैं, तो छोटे न्यूमेरिकल्स हैं, या फिर इस चैप्टर में हम देखते भी हैं कि कुछ न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं ऑप्शन टाइप के फॉर्म में, ही न्यूमेरिकल्स हैं, और वो न्यूमेरिकल सोल्व करोगे तो उसमें टाइम कंजप्शन होता है। और यदि इस टाइप के न्यूमेरिकल आप, जैसे मैंने शुरुआत में डिस्कस किया था, 15 मिनट का टाइम मिलता है फिल इन द ब्लैंक्स के लिए, और इसी जगह पे हम मार खा जाते हैं, न्यूमेरिकल को करने में टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट कर देते हैं, इसलिए हमारे जो आगे वाले क्वेश्चन है वो छूट जाते हैं। तो यहाँ पे ये टाइप के जो क्वेश्चन है फिजिक्स के, ये आपको बस कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे दिए जाते हैं, ताकि आप मैक्सिमम टाइम यहाँ पे वेस्ट करो। इनको बाद में सॉल्व करने का टाइम यदि आपको है, क्योंकि ज़्यादा मार्क्स के नहीं है, एक एक मार्क्स के ही क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स इसी तरीके से। ज़्यादा आपको ध्यान देना है इसमें 4 मार्क्स के क्वेश्चन की तरफ। 4 मार्क्स में आपके पार्ट्स में आएंगे क्वेश्चन, क्योंकि कोई बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे बनता नहीं है। और पार्ट्स में किस तरीके से आएंगे, ए और बी में आपसे पूछा जा सकता है न्यूमेरिकल्स, न्यूमेरिकल्स ज़्यादा बनते हैं क्योंकि फॉर्मूले ही हैं इसके अंदर, ज़्यादातर फॉर्मूले हैं। और इसके अलावा रेजिस्टेंस
आपसे पूछा जा सकता है रेजिस्टिविटी कैसे निकालनी है, इलेक्ट्रिक पावर। तो ज़्यादातर इसमें कुल मिला के आपसे फार्मूले ही पूछे जाएंगे। ओम्स लॉ हो सकता है आपसे पूछा जाए, लेकिन ये मेरे ख्याल से डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन इसमें से बनेगा नहीं। इसमें तो ऐसे टाइप क्वेश्चन बनेगा जो मैंने थोड़ा सा आइडिया आपको दे दिया है। बाकी तो चेंज तो कुछ भी मिल सकता है, लेकिन हम इस पैटर्न के हिसाब से यही देख सकते हैं कि इसमें क्वेश्चन वैसे एक टॉपिक सकते, छोटे क्वेश्चन पार्ट्स में आपसे न्यूमेरिकल्स की फॉर्म में ज़्यादातर इसमें जैसे रजिस्टर्स हैं सीरीज में जुड़े हुए हैं या पैरेलल में जुड़े हुए हैं, उनसे रिलेटेड आपको उनका टोटल रेजिस्टेंस निकालना आना चाहिए, और उसके बाद वोल्टेज कितना है और करंट कितना आएगा, उस बेस पे आपसे पूछा जा सकता है इस टाइप के क्वेश्चंस। के बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं चैप्टर नंबर 12, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये थ्योरेटिकल चैप्टर है और ज़्यादा डिटेल नहीं है इस चैप्टर में, डिलीटेड पोर्शन भी काफ़ी कुछ है इस चैप्टर के अंदर। तो ये चैप्टर बहुत छोटा रह चुका है, हम देख भी सकते हैं, लेकिन मार्क्स इसमें अच्छे खासे आप स्कोर कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर आ जाते हैं आपके कुछ डायग्राम्स, जैसे बार मैग्नेट के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो कैसे रहती हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी क्या रहती हैं। इसके अलावा आपसे इसके अंदर सोलेनोइड से रिलेटेड पूछा जा सकता है, सोलेनोइड एक बार मैग्नेट की तरीके से बिहेव करता है, इसका डायग्राम ना हो। इसके अलावा फ्लेमिंग राइट हैंड रूल और ज़्यादातर लेफ्ट हैंड रूल ये आपसे पूछा जा सकता है। दोनों रूल होते हैं, एक राइट हैंड थंब रूल होता है, राइट हैंड थंब रूल, ये आपसे ज़्यादा पूछा जाता है। इसके अलावा इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक जो या इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन है वो टॉपिक डिलीट हो चुके हैं, पहले मोटर से रिलेटेड क्वेश्चन बनता था। इसके अलावा जनरेटर से रिलेटेड भी क्वेश्चन इसमें से आता था, एक वो चैप्टर यहाँ वो टॉपिक यहाँ से डिलीटेड हैं। छोटे क्वेश्चन यहाँ पे ज़्यादा बनेंगे, क्योंकि ऐसे टाइप क्वेश्चन होता नहीं है। पहले ऐसे टाइप क्वेश्चन होते थे, मोटर और जनरेटर वाले ऐसे क्वेश्चन टाइप थे, लेकिन अब इसमें से ऐसे टाइप क्वेश्चन बनने का कोई सवाल ही नहीं है। इसके अलावा कुछ इलेक्ट्रिक सर्किट इन डोमेस्टिक यूज, तो डोमेस्टिक यूज में इलेक्ट्रिक सर्किट से रिलेटेड दिया हुआ है कि वायर है, लाई वायर कौन सी होती है, ग्रीन वायर क्या है, फ्यूज का क्या काम होता है, किस टाइप से वो काम करते हैं। तो वहां से आपके छोटे क्वेश्चन ज़्यादा बनेंगे, यहाँ पे हम देख सकते हैं। ऐसे टाइप क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं बनेगा, क्योंकि टॉपिक ही सारे छोटे हैं। इसके अलावा हम देख लेते हैं हमारा लास्ट चैप्टर जो कि एनवायरमेंटल बायोलॉजी से रिलेटेड रहेगा, और इजी चैप्टर है ये बिल्कुल, क्योंकि इसके अंदर आपसे हमारे एनवायरनमेंट से रिलेटेड, जैसे ईवीएस में हम पढ़ते थे, हमारे एनवायरनमेंट में बायोटिक और एबायोटिक और चीज़ें क्या होती हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स, एबायोटिक कंपोनेंट्स। इसके अलावा फूड चेन क्या होती है, फूड वेब क्या है, फूड चेन में ट्रॉपिक लेवल क्या है, ट्रॉपिक लेवल्स। और यहाँ पे देख सकते हो ज़्यादातर एक एक मार्क्स के क्वेश्चन ज़्यादा बने हुए हैं। इसके अलावा शॉर्ट आंसर टाइप ही क्वेश्चन आएगा, ज़्यादा डिटेल्ड क्वेश्चन यहाँ पे नहीं मिलेगा आपको। ट्रॉपिक लेवल में अलग अलग जो लेवल हैं, जैसे प्रोड्यूसर क्या है, कंज्यूमर क्या है, और कंज्यूमर के अंदर भी हार्बिवोर्स क्या होते हैं, कार्निवोर्स क्या हैं, टाइप की छोटी डेफिनेशन ज़्यादा मिलती हैं। इसके अलावा इस चैप्टर में आपको ओजोन डिप्लेशन से रिलेटेड भी क्वेश्चन, आपके छोटे क्वेश्चन ज़्यादा बन सकते हैं, और वेस्टेज का किस तरीके से हम क्या करते हैं, डिस्पोजल करते हैं, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हैं, वेस्टेज डिस्पोजल से भी आपके क्वेश्चन छोटे ज़्यादा बनेंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हो, एक हमने ओवरव्यू लिया चैप्टर वाइज, इस चैप्टर से कितना आपको मैटर है, छोटे क्वेश्चन ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है या फिर लेंथी क्वेश्चन ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है, कौन से चैप्टर आपके स्कोरिंग रहेंगे। मैंने बताया है लगभग दो दो चैप्टर हर सेक्शन से आए हैं, केमिस्ट्री से 2 चैप्टर, बायोलॉजी से 2 और फिजिक्स से 2। तो वो चैप्टर ज़्यादा स्कोरिंग है, कि आप सारे नहीं कर पाते हो तो पासिंग के लिए आप वहाँ से अप्रोच कर सकते हो। इसके अलावा यदि स्कोरिंग आपको अच्छी करनी है, तो इसके बाद हमारे जो नेक्स्ट सेशन रहेंगे, हम चैप्टर वाइज, हर चैप्टर वाइज जो एनसीईआरटी में जो डिटेल दी हुई है आरबीएसई बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको हर डिटेल है वो करवाई जाएगी। पहले हम हर चैप्टर का ओवरव्यू करेंगे, और दूसरे पार्ट में हर चैप्टर के क्या करेंगे, के रिलेटेड जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसके अलावा उसके एक्सरसाइज क्वेश्चन हैं वो भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जो हमारे 13 के 13 चैप्टर्स हैं वो डिटेल में सॉल्व किए जाएंगे, और
कोशिश की जाएगी कि ये आपके एग्ज़ाम से पहले आपको ये मैटर है वो प्रोवाइड करके दिया जाए। तो तब तक टाइप के जो सेशंस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चैनल के साथ आप सब्सक्राइब करके रखें, और यहाँ पे आपको हर एक जो एनसीईआरटी की जो भी इंपॉर्टेंट लाइन रहेगी, क्योंकि जितने भी बोर्ड एग्ज़ाम आपके होते हैं वो एनसीईआरटी से बाहर आपसे बहुत रेयर चांस है पूछे जाएंगे। हालांकि उनकी लैंग्वेज थोड़ी बहुत ही हो सकता है चेंज की जाए, लेकिन आंसर आपका एनसीईआरटी से ही बनता है। तो एनसीईआरटी की बड़ी इंपॉर्टेंट लाइंस और साथ में ओवरव्यू के साथ जितने भी जैसे डायग्राम है, न्यूमेरिकल्स वगैरह है, वो हम करने की कोशिश करेंगे के लिए फिलहाल आरबीएससी के लिए। इसके अलावा एचबीएससी से रिलेटेड भी हम सेपरेट है वो डिस्कशन करेंगे, और सीबीएसई का जो मैटर है वो क्या रहेगा वो भी हम अलग से देखेंगे। तो तब तक चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें।